नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम विद मुकेश में। और दोस्तों, हम लोग प्रॉफिट लॉस को डिस्कस कर रहे थे। उस प्रॉफिट लॉस में भी हम लोग कई पार्ट डिस्कस कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक होगा डिस्काउंट। हालांकि डिस्काउंट को हम लोग थोड़ा सा और पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसी सीरीज में आगे बढ़ रहे होंगे। तो बात हम लोग डिस्काउंट की पिछली वाली क्लास से ही आगे का कर रहे हैं कंटिन्यू। तो पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि अगर आपको 2-3 वैरायटी के डिस्काउंट दे दिए जाए और आपसे ये बात पूछी जाए कि कौन सा बट्टा क्रेता के लिए अच्छा होगा और कौन सा बट्टा विक्रेता के लिए अच्छा होगा, तो इस बात को कुछ हम इस तरीके से समझ रहे थे। जैसे कि हम आपसे कहते हैं कि एक 25% डिस्काउंट है, एक 5% डिस्काउंट है। थोड़ा सा रिपीट लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरा डिस्काउंट कहते हैं एक 30% है। जैसे ये कर दीजिए, एक 30% है और एक 5% है। अब इन दोनों बट्टों में हम आपसे बोल दें कि बताइए कौन सा बट्टा क्रेता के लिए अच्छा होगा, तो आपको एक बात का याद रखना है कि क्रेता के लिए हमेशा वो बट्टा ज़्यादा अच्छा होता है जो बड़ा डिस्काउंट होता है। तो आप देखेंगे इन दोनों में बड़ा डिस्काउंट, पहला वाला डिस्काउंट देखें तो ये क्रेता के लिए अच्छा होगा। और दुकानदार हमेशा इस बात की कोशिश करता है कि डिस्काउंट छोटे से छोटा दिया जाए। दुकानदार हमेशा इस बात की कोशिश करेगा कि डिस्काउंट छोटा दिया जाए। तो विक्रेता की बात करें तो विक्रेता के लिए ये वाला डिस्काउंट ज़्यादा अच्छा होगा। तो क्रेता के लिए ये और विक्रेता के लिए ये होगा। कभी कभार इन दोनों के बीच में एक सेंटेंस ये दे देता है जहाँ पर ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि क्रेता की बात कर रहा है या विक्रेता की बात कर रहा है। इस बात को समझते हैं, कैसी बात बोलेगा। जैसे कि फिलहाल में आप ये बात समझ चुके हैं, ये बात पुराना लेक्चर का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं कि बड़ा डिस्काउंट अगर पहला है तो वो क्रेता के लिए अच्छा है, दूसरा डिस्काउंट अगर छोटा दे रखा तो वो विक्रेता के लिए अच्छा होगा। दोनों में होता क्या है और समतुल बट्टा कैसे पता करते हैं, इन बातों पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर चुके हैं। अब करते हैं और आगे बात। अब जैसे कि बात करते हैं एमआरपी की, अंकित मूल्य की, जिसे हम लोग अंकित कीमत या फिर सूची मूल्य, अंकित मूल्य, बहुत मूल्यों के नाम से आते हैं, अंकित मूल्य हम इसे कहते हैं। अब अंकित मूल्य होता क्या है, तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि सारे खर्चे जोड़ जाड़ के जो एक फाइनली प्रॉफिट ऑफिट सब जोड़ जाड़ के, प्रॉफिट खर्चे सब एक्सपेंसेस जोड़ जाड़ के जो मूल्य तैयार किया जाता है उसे हम लोग अंकित मूल्य या फिर एमआरपी कहते हैं। एमआरपी से बड़ा कोई मूल्य होता नहीं है। अब बात करते हैं डिस्काउंट की। तो आपको याद रखना है, ये हमेशा बड़ा विवादित भी रहता है कि जब बच्चों से हम क्लास में पूछते हैं कि बताइए डिस्काउंट देने के बाद कौन सा दाम आता है, तो बच्चों में बड़ा विवाद होता है। कोई कहता है क्रय मूल्य और कोई कहता है विक्रय मूल्य। तो आपको समझना है कि क्रय मूल्य आता है कि विक्रय मूल्य आता है, और आता है तो ये क्यों आता है, इस बात को समझते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए बाजार गए और आपने किसी टी शर्ट का दाम देखा 500 रुपये। आप गौर करना। तो अब हमें जैसे कि एक उदाहरण से समझ रहे हैं हम लोग कि अगर आप बाजार गए और एक टी शर्ट 500 रुपये की लगी है और मान लीजिए हमने इसको 20% डिस्काउंट के साथ खरीद लिया। आप बताइए अगर हम इसमें से 20% कम कर दें, 20% डिस्काउंट पर हमने इसको खरीदा, तो 20% जैसे करेंगे तो ये आ जाएगा 400। किसी भी धनराशि का 10% हो जाएगा, एक जीरो हटाने पर 50, और इसका 20% चाहिए तो कितना हो जाएगा 100। अब 100 इसमें से कम कर दें तो ये 400 रुपये आ जाएगा। अब इस 400 रुपये को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, तो आप देखेंगे 400 रुपये को हम सीपी भी कह सकते हैं और एसपी भी कह सकते हैं। डिपेंड करेगा कि सवाल में किस चीज़ की चर्चा की जा रही है। अगर हम खरीदार की चर्चा करें तो उसने 400 रुपये में से खरीदा है, और अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें तो दुकानदार ने इसको बेचा है। खरीदार चूंकि खरीदा तो उसके लिए 400 रुपये ये क्रय मूल्य है, चूंकि दुकानदार इसको बेच रहा है तो यही 400 रुपये उसके लिए क्या है, विक्रय मूल्य है। तो हम इस बात को याद रखेंगे कि डिस्काउंट देने के बाद दो चीजें आ सकती है, क्रय मूल्य भी आ सकता है और विक्रय मूल्य भी आ सकता है। बस डिफरेंस इतना सा होगा कि अगर खरीदार की बात करेगा तो उसे हम क्रय मूल्य कहेंगे, और अगर विक्रेता की बात या दुकानदार की बात करेगा तो उसी को हम विक्रय मूल्य कहेंगे। जो वैल्यू होगी वो सेम ही रहेगी, वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आपने बड़ी महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर एक ये सीख रहे हैं कि डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है। तो आपको याद रखना, जब भी हम डिस्काउंट देंगे तो क्रय मूल्य भी आ सकता है और विक्रय मूल्य भी आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है। कभी कभार सवाल ऐसा भी होता है कि उसमें क्रय मूल्य पूछ लेता है और बच्चों को ये बात रटी होती है कि डिस्काउंट देने के बाद विक्रय मूल्य आता है, वो वहां पर फंस जाता है कि हम कहते हैं कि मान लीजिए उस वस्तु क्रय मूल्य क्या होगा और उसे विक्रय मूल्य बराबर याद रहता है। तो सवाल में हमें ये याद रखना है कि जब हम लोग डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट देने के बाद दोनों मूल्य आ सकते हैं।
बात ये रहेगी कि सवाल में अगर विक्रेता की बात करेगा तो उसे वो विक्रय मूल्य बोलेगा, और सवाल में अगर खरीदार की चर्चा करेगा तो उसी पैसे को वो क्रय मूल्य कहने लगेगा। तो दोनों मूल्य आ सकते हैं, क्रय मूल्य भी आ सकता है और विक्रय मूल्य भी आ सकता है। एक फिर से उदाहरण समझते हैं एक छोटे सवाल से। और डिस्काउंट कितने भी हो हमेशा और हमेशा हमें क्रय मूल्य अंकित मूल्य पर ही देने हैं। जो भी जितने प्रकार के डिस्काउंट हो हमेशा हमें अंकित मूल्य पर ही देने हैं। अब यहाँ पे और आते हैं आगे। तो अभी हमने फिलहाल में ये बात अच्छे से समझ ली कि डिस्काउंट देने के बाद दोनों दाम आ सकते हैं, क्रय मूल्य भी आ सकता है, विक्रय मूल्य भी आ सकता है। खरीदार की चर्चा करेगा तो क्रय मूल्य होगा, और अगर विक्रेता की बात करेगा तो उसी दाम को हम लोग विक्रय मूल्य बोलेंगे। यानी कि फिक्स नहीं है कि आप उसे विक्रय मूल्य के तौर पर रट ले। मोस्ट ऑफ किताबों में विक्रय मूल्य ही दे रखा है, लेकिन कभी कभार जब उसमें क्रय मूल्य पूछता तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्रय मूल्य आप कैसे पता करें। तो दोनों हो सकते हैं दाम। अब जैसे कि आप एक सवाल यहाँ पर देख रहे होंगे, जैसे हम एक सवाल छोटा सा लिखें, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है, एक ग्राहक 20% बट्टे पर उसे खरीदता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब आप देखिए, ये बहुत छोटी सी बात है, बस ये कोई सवाल नहीं है, कंसेप्ट हमें यहाँ पे समझना है कि दरअसल अब हमने इसका क्रय मूल्य पूछा है, और अब देखिए सवाल में आपको अंकित मूल्य का वैल्यू दे रखा है। तो हम कह देंगे सबसे पहले तो अंकित मूल्य लिख देंगे, 1000 रुपये का अंकित मूल्य है। अब चूंकि सवाल में आप देखेंगे अंकित मूल्य दे रखा और एक ग्राहक की चर्चा कर रहा है। अब ग्राहक की चर्चा कर रहा है यानी खरीदार की चर्चा कर रहा है। तो हमने ये बात सीखी है कि जब अंकित मूल्य पे बट्टा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाता है कब, जब ग्राहक की चर्चा करता है। और हमने इसमें बोला भी है कि ग्राहक 20% बट्टे पर इसको खरीदता है। अब बताइए, अगर 20% बट्टे पर खरीद रहा है तो 100 में से 20 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 80% पर उसने खरीदा होगा। अगर ये दोनों जीरो काट दे तो ये कितना आ जाएगा, 800 रुपये आ जाएगा। इस 800 को हम इस बार क्रय मूल्य बोल रहे होंगे। ये क्या आ चुका है, क्रय मूल्य, क्योंकि 20% बट्टे पर खरीदा और 20% बट्टा हमने क्रेडिट करा दिया। अब इसी सवाल को अगर हमें बदलना हो तो हम कहाँ कहाँ बदल सकते हैं, इस बात को समझिएगा। ये पहला वाला सवाल हो गया। अब सेकंड वाले सवाल में हम ये परिवर्तन कर सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एक दुकानदारी चर्चा, एक दुकानदार वर्ड डाल दें, इस ब्रैकेट की जगह हमने एक दुकानदार डाल दिया, ये सेम रहेगा। यहां पर लिख दे उसको ये बेचता है, और यहां पूछ ले विक्रय मूल्य। डिजिट में कोई भी परिवर्तन नहीं किया, आंसर भी नहीं बदलेगा, बस उसका नाम बदल जाएगा। अब देखेंगे अंकित मूल्य 1000 रुपये है, एक दुकानदार 20% बट्टे पर उसे बेचता है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो सवाल सेम लगेगा, 1000 रुपये का जो है अंकित मूल्य है, डिस्काउंट देना है 20% का, 20% बट्टा इस पे दे दीजिए, तो भी सवाल का आंसर जो है आप देखेंगे 800 रुपये आएगा। लेकिन इस बार इस 800 को हम विक्रय मूल्य कह रहे होंगे। ये दोनों माइनर डिफरेंस है। विक्रय, अब देखिए सेम आंसर के साथ ये 800 आया, सेम आंसर के साथ यहाँ हमें 800 मिल रहा, लेकिन एक बार ये क्रय मूल्य है और एक बार विक्रय मूल्य है। दोनों सवाल एक जैसे हैं, बस अंतर ये है कि एक बार हमने खरीदार यानी कि ग्राहक की चर्चा कर दी और एक बार अगली कंडीशन में उसे हमने दुकानदार से चर्चा करा दी। ठीक है, लेकिन बस आपको यही बात समझनी है, फिक्स नहीं है। अब कई बच्चा विक्रय मूल्य रट लेता है तो पहले सवाल में कंफ्यूज हो जाएगा, और जैसे क्रय मूल्य रटा वो विक्रय मूल्य वाले केस में कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और आप दोनों बातों में अलग अलग रखिएगा कि दरअसल वो वैल्यू एक ही है, बस उसके नाम बदल जा रहे हैं। हर व्यक्ति के नाम अलग अलग होते हैं, घर का नाम, स्कूल का, लेकिन व्यक्ति तो वही होता है। तो सेम इस केस में ये 800 यहाँ पे भी, ये 800 यहाँ पे भी, बस इसका नाम यहाँ इसे विक्रय मूल्य बोला जा रहा है, यहाँ पर इसे क्रय मूल्य बोला जा रहा है। अब आते हैं थोड़ी सी और आगे सवालों की तरफ हम लोग। तो ये एक उदाहरण से हमने इस बात को समझा कि डिस्काउंट देने के बाद क्रय मूल्य भी आ सकता है और विक्रय मूल्य भी आ सकता है। डिपेंड करेगा कंडीशन पे कि आपसे अगर खरीदार यानी कि बायर की बात करेगा तो हमेशा उसे क्रय मूल्य मिलेगा, और अगर सेलर की बात करेगा यानी कि विक्रेता की बात करेगा तो उसमें हमें विक्रय मूल्य मिल जाएगा। अब आते हैं थोड़ी थोड़ी और आगे सवालों पर। अब सवालों को आप पढ़ते रहिएगा, और हर एक सवाल पे ये आपको जरूर सोचना है कि जो बात हम कर रहे हैं वो खरीदार की कर रहे हैं या फिर विक्रेता की कर रहे हैं। अगर विक्रेता की करेंगे तो आंसर में फिर हम क्या पूछेंगे, विक्रय मूल्य पूछेंगे, और अगर हम बात खरीदार की करेंगे तो जो हम फाइनली आंसर पूछेंगे उसमें आपसे क्रय मूल्य की चर्चा करेंगे।
ठीक है, दोनों ही सवाल एक जैसे लगते हैं। अब थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिए, डिस्काउंट में क्या होता है कि हमने जैसे समझा था, एक फ्रैक्शन डिजिट में भी आ जाती है, तो फ्रैक्शन डिजिट में कैसे डिस्काउंट देंगे इस बात को भी समझ लेते हैं। जैसे अगर हम आपसे कह दें अब 20% का बट्टा है, तो हम इसे 1/5 कहा करते थे, ये 5 रुपये अंकित मूल्य होते थे, 1 रुपये का डिस्काउंट हमें देना होता था। 20% बट्टा देकर अगर कोई व्यक्ति बेच रहा है तो 5 रुपये पर 1 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे, 5 में 1 कम करेंगे तो 4 से ये कितना हो जाएगा, 4। हम कहते हैं कि दुकानदार की चर्चा करें तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। 5 की चीज़ 4 रुपये में जाएगी तो हम कह देंगे 1 रुपये का बट्टा मिल जाएगा। इस तरीके से हम डिस्काउंट को लिख सकते हैं। अब आते हैं थोड़ी सा और आगे। अब एक बहुत मतलब जितना भी बट्टे का सवाल लगाएंगे जिसमें एमआरपी डिस्काउंट की चर्चा करेंगे, आप ये बात समझ लीजिए कि 90% केस में कंसेप्ट बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है। उस 90% कंसेप्ट मतलब 90% केस में एक ही सवाल बार बार रिपीट किया जाएगा, वो एक कंसेप्ट जो होगा हर एक सवाल में वही लगेगा। तो उस बात को समझ लेते हैं कि कैसे उस सवाल को करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा पानी पी ले, फिर इस बात को डिस्कस करें। कंसेप्ट ये है कि अगर हम एक दुकानदार की चर्चा करें, आपको 2 चीजें होंगी पता, अंकित मूल्य, बट्टा, क्रय मूल्य, लाभ। इन 2 चीजों पर हम लोगों ने बहुत सवाल लगाए और इस बात का मैं याद भी हो चुका है, लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य पे क्रिएट करा जाता है। चाहे लाभ हो सवाल में चाहे हानि हो, हम उसे क्रय मूल्य पे ही क्रिएट कराएंगे। ऐसी ये बात याद रखना है कि बट्टा जब भी सवाल में, चाहे पहले बाद में बीच में कहीं पे भी अगर आपको ये बट्टा या अंकित मूल्य बात बोल दे तो आपको बट्टा खोजना, और हमेशा जो भी डिस्काउंट होगा वो हमेशा अंकित मूल्य पे देंगे। तो इन दोनों के पेयर को आपको याद रखना है। इसमें ऑब्लिक करके हानि भी लिख देना है। इसका मतलब ये निकलेगा कि हानि हो या लाभ हो वो हम लोग क्रय मूल्य पे कराते हैं, और बट्टा हो, बट्टा का यानी डिस्काउंट अगर आपको दे रखा तो ये किस पे देंगे, ये अंकित मूल्य पे देंगे। ये 2 पेयर बहुत जरूरी है कि डिस्काउंट किस पर देते हैं, तो आपके मन में तुरंत बात आनी चाहिए कि डिस्काउंट हम लोग अंकित मूल्य पर देंगे, और लाभ हो चाहे हानि हो, ये दोनों बातें हम लोग क्रय मूल्य पे पता करते हैं, क्रय मूल्य पर पता करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है। इस पे आगे बहुत एकाध सवाल है, इस पर लगभग 80% सवाल इसी पर डिपेंडेंट होंगे। बस यही सवाल आगे पीछे करता रहेगा। डिस्काउंट जो है वो अंकित मूल्य पर देना है, और लाभ हानि जो होगी वो क्रय मूल्य पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि अब एक सवाल को डिस्कस कर रहे हैं इसी क्रम में हम लोग। अब जैसे आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आ रहा होगा, और सवाल ये कह रहा कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे पर बेची जाती है। आप देख सकते, और हमने पूछा आपसे क्या है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए सवाल में अंकित मूल्य दे रखा है 500 रुपये, 2 डिस्काउंट दे रखे 20% और 10% के, और आपसे कह रहा कि क्रमिक बट्टे बेची जाती है, और यानी कि अगर वस्तु बेची जाती, यानी यहाँ पर चर्चा दुकानदार की जा रही है। इसी वजह से वो कह रहा है कि बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। इसी वजह से वो पूछ रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अभी जस्ट हमने ये बात सीखी है कि डिस्काउंट जो होंगे वो किस पर देंगे, अंकित मूल्य पर देंगे। तो अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 500। अब बताइए 20% बट्टा देना है, तो बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाती है। अगर अंकित मूल्य ना दिया जाता तो ये सवाल भी नहीं लग पाता। तो आपको हमेशा याद रखना कि जब भी सवाल में डिस्काउंट वर्ड दिख जाए आपको अंकित मूल्य को खोज लेना है। 20% को हम 1/5 कह सकते हैं, 10% को 1/10 कह सकते हैं। 5 रुपये पर 1 रुपये का डिस्काउंट दे दो तो हम इसे कह देंगे 4/5 आ जाएगा। ऐसे ही 10 रुपये पर 1 रुपये का डिस्काउंट दे दो तो इसे हम कह सकते हैं 9/10 आ जाएगा ये। अब ये इधर करने के बाद सवाल में चूंकि कह रहा था कि एक इतने % डिस्काउंट के साथ बेची जाती है, यानी कि दुकानदार की चर्चा हो रही है, यानी इस सवाल में अगर हम इसे कैलकुलेट कराएंगे तो विक्रय मूल्य आएगा। अगर खरीदार की बात करता तो क्रय मूल्य भी आ सकता था। अब आप इसे काट लीजिए, 50 से ये 50 कट जाएगा, 9 चौके 36, ये 360 रुपये आ जाएगा। यही सवाल का आंसर आ जाएगा। तो 360 रुपये इस वस्तु का क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। ये अंकित मूल्य था और अंकित मूल्य पर ही बट्टा देते हैं। इस बात को हमने समझ लिया। थोड़ा सा और आगे आते हैं।
अगर आपको अंकित मूल्य दे दे तो बट्टा उसी पर ही देना। अब इसमें लाभ हानि वर्ड को भी ऐड करेंगे, तो उस बात के सेटअप को कैसे करते हैं इस बात को भी थोड़ा सा आगे समझेंगे। फिलहाल में आपने ये बात समझी, आगे आते हैं थोड़ा सा फिर से। अब जैसे अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल देखिए बोल रहा होगा कि एक वातानुकूलित संयंत्र का अंकित मूल्य 60,000 रुपये है, यानी कि एक कोई इलेक्ट्रिकल सामान वातानुकूलित यानी एसी है, उसका जो अंकित मूल्य है एमआरपी है वो 60,000 रुपये है, और दो बट्टों के साथ बेचारे एक 15% बट्टा दिया जा रहा और एक बट्टा आपको 10% का दिया जा रहा, और विक्रमण पूछा है। तो ये सवाल कोई नया सवाल नहीं, ये पुराना ही सवाल जो हम लोगों ने जस्ट अभी लगाया है, उसी तरीके सवाल को लगाया जा सकता है। हम कह देंगे बेची जाती है, यानी कि अब जब हम डिस्काउंट क्रिएट कर देंगे इस पे, डिस्काउंट क्रिएट करने का जो वैल्यू आएगी वो विक्रय मूल्य की ही आएगी। तो विक्रय मूल्य पता कर लेते हैं। तो विक्रय मूल्य पता करने के लिए आपको बस डिस्काउंट 2 दे देने और यही सवाल का आंसर आ जाएगा। तो एक 85% पता कर लीजिए, या फिर इसकी फ्रैक्शन पता कर लीजिए। फ्रैक्शन पता करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे जब डिजिट टफ करेंगे तो आप फ्रैक्शन बड़ा यूज हो जाता है। तो 15% की फ्रैक्शन बनेगी 3/20, 10% 1/10, 20 में 3 रुपये का डिस्काउंट दे दो तो 17/20 ये आ जाएगा, और ये 9/10 आ जाएगा। अब ये 200 आ जाएगा, 200 से आप इसे काट दीजिए 3 बार, ये कट जाएगा 79 या 153 ये आ जाएगा, और 300 ये है। इनका मल्टीपल करा दीजिए तो 3 3 9 और 15 3 45 और 2 0, 45,900 रुपये हम बता देंगे वस्तु का क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। याद रखते रहिएगा कि जब भी सवाल में डिस्काउंट दिख जाता है तो डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर देना है, और डिस्काउंट देने के बाद क्रय विक्रय दोनों आ सकते हैं। बात दुकानदार की करेगा इस सवाल में। देखिए दुकानदार और खरीदार की बात नहीं कर रहा था, लेकिन वो कह रहा था कि सवाल में जो है 15% और 10% बट्टे के साथ बेची जाती है। अगर बेची जाती है तो दुकानदार ही बेचता है, ना कि खरीदार। तो इस सवाल में इनडायरेक्टली हमें ये बात पता लग गई कि सवाल में विक्रय मूल्य की बात कह रहा है, यानी दुकानदार की चर्चा करेगा। आगे आते हैं फिर इसी क्रम में। डिस्काउंट बहुत सरल चैप्टर है, बस उसको लॉजिकली समझ लिया जाए, उसे बगैर फार्मूले के किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कई लोग इसे फार्मूले से लगाने की कोशिश करते हैं तो लिमिटेड सवाल को ही वो लगा पाते हैं। जब सवाल आगे टफ होता है तो उनके फिर सरेंडर होने करने का ऑप्शन ही बचता है। अब यहाँ देखते हैं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। अब इस बात को ऐसे समझते हैं, थोड़ी देर के लिए अब यहाँ पे लिखना हम लोग बंद करेंगे और इस बात को ऐसे समझ रहे होंगे। हम आपसे कहते हैं, मान लीजिए हमने किसी वस्तु को 33 सही 1/3% बट्टे पर खरीदा। कितने परसेंट बट्टे पर? 33 सही 1/3% बट्टे पर खरीदा, और आपसे कहते हैं उसको हमने एमआरपी पे ही सेल कर दिया। 33 से 1/3% बट्टे पर खरीदा और अंकित कीमत यानी अंकित मूल्य पर ही बेच दिया। और आपसे कहते हैं बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये वो सवाल है जब हम चीज़ों को डिस्काउंट में खरीद कर लाते हैं और प्रिंट रेट पर ही बेच देते हैं। आप बताइए, जब आप बाजार जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं सामान को कम से कम दाम पर खरीदने की। जैसे मान लीजिए आप ये मार्कर है, इस पर प्रिंट रेट शायद 30 रुपये लिखा होता है, तो जब मार्केट में कोई दुकानदार इसे लेने जाएगा तो कोशिश करेगा इसको 25 रुपये में खरीदे, और जब वो दुकान पे ले आएगा उसके बाद जब कोई ग्राहक उससे खरीदने आएगा तो प्रिंट रेट देखा होगा 30 रुपये का उसको बेचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यही चीज़ सवाल में है कि डिस्काउंट पे खरीदा और एमआरपी यानी अंकित मूल्य पर ही बेच दिया। ये एक विशेष कंडीशन बनती है जिस पर सवाल बनता है, और आपसे कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, इसी पर सवाल बनते हैं। और ये बहुत पुराने सवाल है, ऐसा नहीं नए सवाल है। तो इस सवाल में अब ज्ञात हमें याद एक चीज़ समझनी है कि अंकित मूल्य की वैल्यू अगर दे दे तो अंकित मूल्य की वैल्यू का यूज़ नहीं करना। इस बात को हम ऐसे समझेंगे, जैसे ये 33 से 1/3% दे रखा, इसका मतलब 1/3 होता है। हमने जस्ट ये बात समझी कि 3 रुपये वस्तु का क्या होता है अंकित मूल्य। तो हम कहते हैं अंकित मूल्य की बात करें तो ये बनेगा 3 रुपये, और 3 रुपये पर 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। अगर 3 रुपये पर 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया तो उसने कितने रुपए में से खरीदी। देखिए, क्योंकि बट्टे पर पहले खरीद रहा, तो हम कहते हैं कि जब बट्टा देंगे इस बार तो हम इसे विक्रय मूल्य नहीं कह सकते, क्योंकि खरीदने की बात कर रहा है। तो ये अब जो डिस्काउंट देने के बाद जो दाम आएगा वो विक्रय मूल्य नहीं होगा, क्योंकि खरीदार की बात कर रहा है। तो 3 रुपये पर 1 का डिस्काउंट दे देंगे तो 2 रुपये में वो
खरीद के लाएगा। 3 रुपये वस्तु की MRP थी, 2 रुपये में खरीद के लाया और फिर आगे आपसे कह रहा उसे अंकित मूल्य पर ही बेच दिया। अब बात आ रही बेचने की। जब बेचने की बारी आई तो जो उसने बेचा वस्तु को तो वो MRP पे बेच दिया। तो MRP कितनी थी वस्तु की? 3 रुपये। तो ये 3 रुपये सीधे 3 रुपये में ही उसने यहाँ बेच दिया। अब सवाल में कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत बताने के लिए तुम इस बात को समझिए कि 2 रुपये में खरीदा। अब अंकित मूल्य देखिए, जब भी हमें लाभ और हानि का प्रतिशत बचाना हो तो हम अंकित मूल्य का यूज नहीं करेंगे। अंकित मूल्य का यूज बस इतना होता है कि क्रय विक्रय की वैल्यू अगर हमें यहाँ से पता लग जाए तो यही अच्छा होता है, बाकी अंकित मूल्य की वैल्यू का यूज नहीं बचा। अब 2 रुपये में आपने खरीदा और 3 रुपये में अगर किसी चीज को बेच दिया तो आप बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है आपका? तो आप कह देंगे प्रॉफिट यहाँ पर जो हो रहा है वो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट हमने आपको हमेशा से सिखाया कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, से कंपेरिजन CP यानी कि क्रय मूल्य पर कराते। तो क्रय मूल्य कितना? तो आप कह देंगे ये 1 रुपये। 2 रुपये का कितने % है? तो इस केस में आप बता सकते हैं, आंसर आ जाएगा 50% का प्रॉफिट होगा। इस बात को फिर से एक बार समझते हैं। 33 से 1/3% बट्टे पर खरीदा। 33 से 1/3% का मतलब 1/3 है। तो अगर वस्तु का दाम 3 रुपये है तो हमने एक डिस्काउंट के साथ ऐसे खरीदा तो 2 रुपये में खरीदा, और जब बेचने की बारी आई तो हमने अंकित मूल्य पर ही बेच दिया। तो 2 रुपये की चीज को अंकित मूल्य कितना था? 3, तो 3 में ही हमने उसको बेच दिया। अब 2 रुपये खरीदा, 3 का बेच रहा, तो फायदा कितने का हो गया? 1 रुपये का। अब ये 1 रुपये का फायदा हमेशा फायदा हो चाहे नुकसान हो, तुलना हमेशा क्रय मूल्य पर करानी। तो क्रय मूल्य कितना है? 2 रुपये का इंटू बाई 100। आप जैसे से काटेंगे तो आप आंसर दे सकते हैं कितना आ जाएगा? 50%। ठीक है, इसी टाइप के सवाल को और डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो ये पैटर्न आपको समझ पा रहे हैं। ये कब कर रहा है? जब आपको MRP पर ही बेचने की बात करें तो हम उसमें अंकित मूल्य का यूज नहीं करेंगे। अंकित मूल्य को बस खाली कुछ भी ले सकते हैं। एक सवाल से यहाँ समझते हैं और आपको ये बात भी समझ में आएगी कि कैसे यूज नहीं करना है। चलिए, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर सवाल आ रहा होगा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। अब देखिए, हमने आपको जस्ट सिखाया कि 900 रुपये का यूज़ हमें अभी फिलहाल में तो नहीं करना है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है और कह रहा 40% बट्टे पर खरीदा और अंकित 900 रुपये में ही बेच दिया। उसने ये नहीं बोला कि कितने में बेचा, उसने कहा कि 900 रुपये अंकित मूल्य है, खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीदता है और 900 रुपये में ही बेच देता है। अब आप देखिए, 40% बट्टा का कहने का मतलब कितना हो जाएगा? 2/5। तो हम ये कह देंगे 5 रुपए की वस्तु होगी और 5 रुपए की वस्तु को एक खुदरा व्यापारी, एक फुटकर विक्रेता ने 2 रुपए डिस्काउंट के साथ खरीदा। तो 5 रुपए की चीज को उसने खरीदा कितने में? 3 रुपए में। और जब बेचने की बारी आई तो उसने बेच जो दिया है वो 900 रुपए में बेच दिया है। तो 900 रुपए कहने का मतलब उसका अंकित मूल्य पहले 900 था और हमारा अंकित मूल्य जितना होगा हम उसके बराबर कर देंगे। तो हमारा अंकित मूल्य कितना था? 5 रुपये। तो हमने इसको 5 में ही सेल कर दिया। अब आपको ये बात समझ में यहाँ पे आने लगी होगी कि यहाँ पर अंकित मूल्य उनका 900 और हमारा 5 रुपये, तो हमने ये बराबर क्यों नहीं किया? तो आप गौर करना, यहाँ पे समझना पॉइंट वाली बात। हम इस 5 में किससे गुणा कर दें कि ये 90 यानी कि 900 बन जाए, तो आप कह देंगे 180 से गुणा कर दीजिए। अब तुम भाई साहब हमें एक चीज़ बताओ कि ये जो 180 से गुणा होगा वो तीनों जगह होगा, इधर भी गुणा होगा, इधर भी गुणा होगा, इधर भी गुणा होगा। जब तीनों जगह गुणा होगा तो कॉमन से वो कॉमन पार्ट फिर से कट जाएगा। तो हम ये कह पा रहे होंगे कि फाइनली अगर देखा जाए तो ये रेशियो नहीं बदलने वाले, रेशियो नहीं बदलने वाले। इस वजह से याद रखिएगा कि सवाल में अगर अंकित मूल्य दे भी दे तो उस अंकित मूल्य वाली डिजिट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कॉमन पार्ट से कॉमन पार्ट कट जाएगा। तो हम इस बार 180 यानी कि उसे 900 नहीं बनाएंगे, हम फ्रैक्शन पे ही सवाल करेंगे कि 40% बट्टे पर खरीदा तो 5 में खरीदा, 5 की चीज 3 में खरीदी और अंकित मूल्य पर ही बेच दी, यानी कि उसने 900 में ही बेच दिया तो उसने 5 की 5 में बेच दी। ठीक है, अब आप देखिए कि 3 का खरीद का अगर उसे 5 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? लाभ अगर हम देखने लग जाए तो लाभ हो रहा है 2 रुपए का। अब ये जो लाभ हो रहा तुलना करा दें क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य कितना है? 3 इंटू बाई 100 कर दीजिए, ये 200/3 आ जाएगा, जिससे सॉल्व करने पर आ जाएगा 66 कंप्लीट 2/3%। यही सवाल का आंसर है, यही सवाल का आंसर है। ठीक है, अब देखिए हमने इसमें 900 दिया था लेकिन हमने उसमें 900 का यूज नहीं किया, क्योंकि 900 का यूज करने पर सवाल बड़ा बन जाता। अब फिर से एक सवाल को हम डिस्कस करेंगे इसी टाइप के पैटर्न की। तो इसमें याद हमें बस इस बात का रखना है
कि अगर अंकित मूल्य पर बेचने की बात करेगा तो हम सवाल को कुछ इसी तरीके से लगाएंगे। कभी कभार ये अंकित मूल्य बराबर करने की बात नहीं करता, लेकिन वैल्यू बराबर दे देता। जैसे इस सवाल में बराबर करने की बात नहीं कर रहा था, वो बस इतना सा कह रहा था कि 900 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु थी जिसे 40% बट्टे पर खरीदा और 900 रुपये बेच दी। अब बताइए 900 रुपये का ही अंकित मूल्य था, 900 में बेच दे रहा है, यानी इनडायरेक्टली उसने कह दिया कि अंकित मूल्य पर ही बेचा, अंकित मूल्य पर ही बेचा। तो सवाल लगाने का तरीका हमारा यही निकलता है। अब फिर से एक बात को डिस्कस करते हैं और अब सब लोग इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर आप इस क्लास को देख रहे हो तो जैसे ही अगला क्वेश्चन आए तो आप उसको तुरंत वीडियो को वहीं पॉज कर दीजिए और उसमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आ रहा होगा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 4900 रुपये है, एक व्यक्ति इस वस्तु को 33.1/3% के बट्टे पर खरीदता है। आप देख रहे हैं 4900 रुपये वस्तु का MRP दे रखा है, 33.1/3% डिस्काउंट पर इसको खरीद रहा है और वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेच दे रहा है। कह रहा वस्तु अंकित मूल्य बेच दिया तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है। अब यहाँ पे आप फिर से समझने लग जाइए। ये 4900 रुपये का हम लोग यूज़ करेंगे, सवाल बहुत लंबा चला जाएगा। हमें सिर्फ इस बात का यूज़ करना 33.3%। इस 33/3 को हम लोग कितना कह सकते हैं, 1/3। तो अब आप ये कह सकते हैं कि अंकित मूल्य कितना बन चुका है, 3 रुपये का, और हमने इसे एक डिस्काउंट साथ खरीदा है तो हमने 2 रुपये में खरीदा होगा। फाइनली फिर हमने इसे अंकित मूल्य पर ही बेच दिया। तो आप बताइए अंकित मूल्य तो 3 है, तो 3 की चीज़ 3 में बेच दी। अब कोई चीज़ अगर 2 से 3 में बेची तो लाभ का परसेंट कितना हो जाएगा, लाभ इसमें 1 रुपये का लाभ, और ये 2 रुपये से तुलना कराएंगे इंटू कितना कर देंगे, 100। जैसे आप इसे काटेंगे तो आ जाएगा 50%। तो इस केस में उसको 50% का लाभ हो जाएगा। ये भी सेम ही सवाल है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं इन कैटेगरी से। ये तब करना है जब अंकित मूल्य पर ही बेचने की बात कर दी, यानी डिस्काउंट पे खरीदे अंकित मूल्य पर ही बेचे, तो हमें सवाल वाली डिजिट का यूज नहीं करना है। अब कभी कभार ऐसा भी होता है सवाल कि अंकित मूल्य पर ना बेचकर हम उसे एक खास प्राइस पर 20% लाभ या 30% लाभ पर बेचें, तो क्या क्या हो सकता है, इस बात को समझते हैं। जैसे इस सवाल को हम यहाँ लिख रहे हैं, एक सवाल को यहाँ समझिएगा। एक वस्तु को 20% के बट्टे पर बेचकर 12.5% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के अनुपात क्या होंगे। यह सवाल बहुत आता है, अनुपात क्या होगा। सवाल कह रहा है कि एक वस्तु को 20% के बट्टे पर बेचकर 12.5% का लाभ होता है, और ये मन से डिजिट लिखी, कोई वैसी डिजिट नहीं है। अब सवालों कैसे करें, तो अभी जस्ट हमने इस बात को बोला था कि देखिए कभी भी सवाल में बट्टा वर्ड यूज कर दे तो तुम्हें अंकित मूल्य खोजना है, और लाभ और हानि वर्ड यूज कर दे तो आपको क्रय मूल्य खोज लेना है, और इन दोनों के सेटअप पे ये सवाल बनेगा। अब हम लोग उस नियम को जानेंगे जो ज्यादातर सवाल में यूज होने वाला है। आप देख रहे हैं कि 20% बट्टा लिखा है लेकिन अंकित मूल्य नहीं दे रखा है। जब अंकित मूल्य नहीं दे रखा लेकिन अंकित मूल्य पे हमने कहा सवाल बनता, तो अंकित मूल्य को हमने ये लिख दिया R रुपए। अगर ये अंकित मूल्य है और इस पे 20% का बट्टा हमें देना है, तो 20% बट्टे का मतलब हो जाएगा, बताइए भैया 20% मतलब 80/100 कह सकते हैं, या 12.5% 20% की फ्रैक्शन होती है, आप 1/8 लिख सकते हैं। 8 पर 1 का डिस्काउंट दे दो तो हम इसे 7/8 कहेंगे। और कह रहा है 20% के बट्टे पर बेचकर, अगर बेचकर कह रहा तो ये कंप्लीट वैल्यू का अगर यहां पर हम सॉल्व करने लग जाए तो ये क्या आ जाएगी, ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्योंकि अगर ये मान लीजिए यहां पर हम 800 कहते हैं, 7/8 करेंगे तो 700 रुपये आ जाएगा, और 700 रुपये जो होगा विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि बेचने की बात कर रहा है। तो ये कंप्लीट वैल्यू अगर सॉल्व करने लग जाए तो ये विक्रय मूल्य निकलेगा, क्योंकि डिस्काउंट अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। फिर आगे चलते हैं, कह रहा बेचकर उसे 12.5% का लाभ होता है। आप बताइए लाभ और हानि को हम लोग जो कैलकुलेट कराएंगे वो क्रय मूल्य पर कराते हैं, तो अब हमें क्रय मूल्य लिखने की जरूरत पड़ेगी। और 12.5% का, सॉरी ये गलत हो रहा थोड़ा सा, 20% मतलब 1/5 होगा, तो ये 4/5 आ जाएगा निकल के।
और यहाँ पर कह रहा है 12.5% का लाभ, तो 12.5 मतलब 1/8 निकलेगा, तो 8 रुपये पर 1 का लाभ करा दो तो ये 9/8 आ जाएगा निकल पर। अब एक चीज़ समझो, जैसे इसे 9/8 पर हम लिखा, वस्तु को आगे बेचा और अब कह रहा कि लाभ होता है, अब जैसे लाभ के साथ बेचा तो ये भी विक्रयमूल्य बनेगा, और जब डिस्काउंट लेकर हमने इसे बेचा तो भी डिस्काउंट विक्रयमूल्य बना, ये भी विक्रयमूल्य है, ये भी विक्रयमूल्य है, हम इनको बराबर कर देंगे जब दोनों ही विक्रयमूल्य है। अब देखेंगे कुछ अगर कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं कटने वाला तो बस यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इनके रेशियो बता देंगे। ये बात फिर से समझिए कि इन दोनों वैल्यू को बराबर क्यों कर दिया, क्योंकि जनरली बच्चों को ये बात पता होती है कि बराबर करने से आंसर आ जाता है, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि क्यों बराबर हो गई। अंकित मूल्य पर जैसे डिस्काउंट दिया तो विक्रयमूल्य आ चुका है, वस्तु को आगे बेचा 12.5% लाभ लेकर तो विक्रयमूल्य बन जाए, क्योंकि जैसे ये मार्कर है, हम आपसे कहते हैं 20% लाभ के साथ 20% लाभ के साथ इसे बेचे, जैसे 20% लाभ के साथ इसे बेचेंगे तो ये विक्रयमूल्य बनने वाली वैल्यू आ जाएगी, जो विक्रयमूल्य बनेगा। तो सेम चीज है, ये भी विक्रयमूल्य है, ये भी विक्रयमूल्य है, दोनों को बराबर कर दिया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और यहीं पर इनके अनुपात बता सकते। तो आप देखेंगे अंकित मूल्य 8 4 जा 32 ये बन जाएगा, और क्रयमूल्य 9 5 जा 45 ये बन जाएगा। यहाँ से आप अंकित मूल्य और क्रयमूल्य के तत्काल रेशियो बता देंगे, अंकित मूल्य के रेशियो 45 आ जाएगा और क्रयमूल्य का रेशियो 32 आ जाएगा। जिन लोगों ने रेशियो नहीं पढ़े उनको याद रखना, अपोजिट वैल्यू होती है। अंकित मूल्य का मान पूछे तो ये 45, क्रयमूल्य का मान पूछे तो 32, सामने जो वैल्यू लिखी है वही उसका आंसर होता है। तो अगर इस टाइप का सवाल आता है तो आप उस करने के लिए तैयार रहेगा। ये बराबर इस वजह से हो जाते हैं, और 90% केस में, डिस्काउंट वाले केस में आपको यही करना है, बस यही करना है कि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दे दो तो विक्रयमूल्य, वस्तु को आगे लाभ हानि पर बेच दो तो विक्रयमूल्य, दोनों ही विक्रयमूल्य होंगे, हम दोनों को बराबर कर देंगे और सवाल का आंसर मिलेगा। अब जैसे कि आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आ रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आ रहा होगा, उसको लगाने की कोशिश करिए और सवाल को हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 66 सही 2/3% के बट्टे पर बेचता है, 66 सही 2/3% के बट्टे पर बेचता है, और वह 33 सही 1/3% की हानि उठाता है, और वह 33 सही 1/3% की हानि उठाता है, और आपसे पूछ ले कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के अनुपात क्या होंगे। फिर से समझिए, अंकित मूल्य पर आपसे कह रहा है 66 सही 2/3% बट्टे पर उसे बेचा गया और 33 सही 1/3% की हानि हो गई। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के रेशियो अगर बताना है तो आप फिर से सवाल पे आ जाएंगे। आप कह दें अंकित मूल्य ये लिखा, डिस्काउंट है ये, अगर डिस्काउंट है तो बट्टा किस पर देना है, हमें हमेशा अंकित मूल्य पर देना है। 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू जब आप ठीक करेंगे तो ये 2/3 निकलेगी, और 33 सही 1/3 मतलब 1/3 ये निकलेगा। 3 रुपये पर 2 रुपये का डिस्काउंट दे दो तो ये 2/3 बन जाएगा, और यहाँ पर लाभ हो चाहे हानि हो, हमने आपको पहले ही सिखाया लाभ हानि का जो मतलब होता है वो क्रय मूल्य पे ही हो पाता है। तो 3 रुपये पर 1 रुपये की जो है ये हानि हटाइए तो 2/3 आ जाएगा। आप देखेंगे 2/3 ये भी निकल के आ रहा, सॉरी, अच्छा 3 में ये 1/3 आ जाएगा निकल के। 3 पर 2 रुपये का डिस्काउंट देंगे तो 1/3 ये निकल के आ जाएगा, और ये हानि हो रहा तो 3 में कम होगा 2/3 ये आ जाएगा। आप देखेंगे ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के रेशियो जो बनने वाले हैं वो आप देखेंगे 2:1 बन जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं सवालों में। तो अब आपको ये सेटअप याद रखना है, ये सेटअप बहुत काम की, मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम मतलब चांस में मतलब सवाल ऐसे ही पूछा जाता है जहाँ पर लाभ हानि होगा तो क्रय मूल्य पर करा देंगे, और जो डिस्काउंट होगा उसको अंकित मूल्य पर दे देते हैं हम लोग। अब और आगे चलते हैं, सवालों को डिस्कस करते हैं कैसे कैसे सवाल इस पे आते हैं। हाँ, जैसे एक सवाल लिख लीजिए, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 9,000 रुपये है, एक वस्तु जिसका आपकी स्क्रीन पे सवाल आ रहा हो उसको पढ़िए। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 9,000 रुपये है, एक दुकानदार 11 सही 1/9% के बट्टे पर खरीदता है। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 9,000 रुपये, एक ग्राहक 11 से 1/9% के बट्टे पर खरीदता है, वह वस्तु कितने में खरीदेगा। अब देखिए ये सवाल बहुत सरल सवाल हो गया, इस पर तो टाइम भी नहीं लगेगा। 9,000 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य है,
और खरीदने की बात कर रहा है, यानी कि आफ्टर डिस्काउंट यहाँ क्रैमुल आने वाला है, तो 11.5 से 1/9% डिस्काउंट मतलब 1/9 बन जाएगा। 9 रुपये पर अगर 1 रुपये का डिस्काउंट देते हैं तो ये 8/9 आ जाएगा। इस 9 से 9 काट देंगे, सवाल में जो क्रैमुल बनेगा वो कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। ठीक है, ये वो सवाल नहीं था जहाँ पर 2 वाले सेटअप हो, ये सिंगल सेटअप का ही सवाल था। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसी क्रम में। जैसे कि हम लोग अभी, ये तो एक बीच में सवाल आ गया, हम लोग रेशो वाले सवाल को डिस्कस कर रहे थे, अंकित मूल क्रैमुल के रेशो। अब इसी सवाल में मान लीजिए सवाल हम कुछ ऐसा लिख दें, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा और आप यहाँ समझिए। जैसे स्क्रीन पे आ रहा होगा कि एक व्यक्ति 50% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, 50% का बट्टा देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट कमाता है। आपसे कह दें कि क्रैमुल और विक्रयमूल के अनुपात क्या होंगे। एक दुकानदार 50% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, क्रय विक्रय के अनुपात क्या होंगे। तो आप सिंपली इस बात को कहेंगे सर पिछले वाले सवाल को जो हमने डिस्कस किया था, इससे पहले वाले सवाल को, तो उसमें आपने अंकित मूल और क्रयमूल के रेशो पूछे थे। तो इस सवाल में हम ये बताने के लिए तैयार हो गए थे कि अंकित मूल और क्रयमूल पर रेशो, जैसे ये अंकित मूल पर होगा, ये क्रयमूल वाला केस होगा। अंकित मूल और क्रयमूल तो आप बता सकते थे, लेकिन हमने इस बार पूछा क्या आपसे, हम कह रहे हैं कि क्रयमूल और विक्रयमूल के अनुपात बताइए। तो आप सिंपली से ये बात कहेंगे सर ये डिस्काउंट देने के लिए हम तो ये तैयार है, पहले जितना आता उतना करके देखते हैं। अगर डिस्काउंट की बात करें तो 50% डिस्काउंट का मतलब 1/2 हो जाएगा। तो अंकित मूल हमें डिस्काउंट देना है और अंकित मूल नहीं दिया तो हमें मानना पड़ेगा अपने तरफ से। तो बताइए 2 पर 1 का डिस्काउंट देते तो 1/2 ये आ जाएगा। अब लाभ कराना तो लाभ 20% मतलब 1/5 निकलेगा। लाभ और हानि हमेशा क्रयमूल पर होगा, तो क्रयमूल पर लाभ करा देंगे, 5 में 1 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 6/5। ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि वस्तु को लाभ लेकर बेचिए तो विक्रयमूल, डिस्काउंट देकर बेचिए तो भी विक्रयमूल। जब दोनों ही जगह विक्रयमूल बन रहे हैं तो ये हो सकता है कट पिट जाए, नहीं कट रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। इस केस में आप यहाँ पर अंकित मूल और क्रयमूल के रेशियो बड़े आसानी से बता सकते हैं। अंकित मूल बनेगा 12 और क्रयमूल बनेगा 5। अब आप कहेंगे सर लेकिन आपने पूछा क्या था, आपने पूछा था क्रय और विक्रय के रेशियो बताइए। अभी ये जो आए हैं ये अंकित मूल और क्रयमूल के अनुपात आ गए। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, हम लिखेंगे हमें क्रय और विक्रय के रेशियो पता करने हो तो इस केस में क्या करेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल बनता है। अगर क्रय विक्रय के रेशियो पता करने तो क्रयमूल तो आपके सामने ही लिखा है, ये कितना लिखा है 5, आप 5 नोट कर देंगे। अब विक्रयमूल बताने के लिए आप बताइए हम इन दोनों वैल्यू को बराबर क्यों कर रहे थे। तो आपका आंसर होगा सर ये दोनों ही विक्रयमूल हो जाते थे इसलिए हम इन दोनों को बराबर कर दे रहे थे। अगर ये दोनों विक्रयमूल हो रहे थे तब इन्हें बराबर कर रहे तो हम ये कह सकते ये वैल्यू भी विक्रयमूल होगी और ये वाली वैल्यू भी विक्रयमूल होगी, तभी तो हम इनको बराबर कर दे रहे थे। अब अगर हमें विक्रयमूल चाहिए तो हम ये कह सकते अंकित का 1/2 लिख दो या क्रयमूल का 6/5 लिख दो। इस कंप्लीट वैल्यू से सेलिंग प्राइस यानी विक्रयमूल मिल जाएगा हमें। क्रयमूल का हमने सीधे 5 का 5 भर दिया, विक्रयमूल बनाने के लिए हम इसकी सहायता ले लेते हैं। हम दोनों जगह से करेंगे। अगर हम अंकित का 1/2 लिखें तो अंकित मूल है कितना 12 का आप 1/2 कर दीजिए, ये विक्रयमूल वैल्यू आ गई। आप जैसी से काटेंगे 2 से ये कट जाएगा 6 बार, तो यहां पर हम देखेंगे ये क्रय विक्रय के अनुपात कितने आ गए 5:6। अब कोई व्यक्ति ये भी कह सकता है सर ये एक ही बताइए आपने इस वाली वैल्यू का यूज किया विक्रयमूल बनाने के लिए, अगर इस वाली वैल्यू का यूज कर लें तो क्या सवाल बदल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, सवाल का आंसर सेम आएगा। आप यहां देख सकते हैं। लेट अगर हम आपसे कहते हैं क्रय विक्रय के फिर से अनुपात बताना हो तो क्रयमूल तो फिक्स था, कितना गया था इस स्टेप के बाद आप देखना। अगर दूसरी तरीके से करें तो क्रयमूल का अनुपात देखें तो कितना है 5। अगर विक्रयमूल पता करना तो हम ये भी कह सकते कि क्रय का 6/5 लिख दीजिए तो भी विक्रयमूल बन जाएगा। तो क्रयमूल है कितना 5, इस 5 का फिर से 6/5 कर दीजिए तो आप देखेंगे ये 5 से 5 कट जाएगा। फाइनली रेशियो कितने आ गए 5:6। तो चाहे आप पहली वाली वैल्यू का यानी इसका यूज कर लो चाहे इसका यूज कर लो, क्रय विक्रय के अनुपात बदलने वाले नहीं है, तो आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी।
यानी कि कभी भी सवाल में अगर हमसे क्रय विक्रय के अनुपात पूछे तो क्रय विक्रय के अनुपात बताने के लिए आपको करना क्या है, पहले अंकित और क्रय के रेशियो पता कर लो। जब अंकित और क्रय मूल्य के रेशियो पता हो जाते हैं तो फिर हम जो अंकित मूल्य क्रय मूल्य का एक रिलेशन होता है, इससे क्रय मूल्य तो पता लग जाता है। विक्रय मूल्य के लिए हम इन दोनों वैल्यू में से किसी एक वैल्यू का यूज करते हैं तो विक्रय मूल्य भी आ जाता है। उम्मीद है बात समझ रहे होंगे आप। फिर से एक सवाल लिखेंगे इसी क्रम में जहां पे हम रेशियो ही पूछ रहे होंगे, और अभी कुछ एक आध दिन रेशियो वाले सवाल को जैसे भी जहां जब जो भी आते हो सब डिस्कस करेंगे एक करके। और ये सारे बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर जरूर बढ़वाइए। जो पढ़ने वाले अच्छे विद्यार्थी हैं आप उनको शेयर करिए कि आप इन वीडियो को देखिए, आप चीज़ों को समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। चलिए अब जैसे एक सवाल फिर से आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, और अब उसको लगाने की पहले आप कोशिश करिए, और इस सवाल को हम लगाएंगे नहीं, आप इसे घर से लगा के आइएगा। सवाल ये है, हम इसको पढ़ दे रहे हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देकर बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% बट्टा देकर बेचता है, फिर भी वह 40% का लाभ कमा लेता है। फिर भी वह 40% का लाभ कमा लेता है। तो क्रय मूल्य, दो आपको आंसर बताने, तो आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के अनुपात क्या होंगे, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के अनुपात क्या होंगे। दूसरा सवाल आपको यह भी बताने हैं कि क्रय और विक्रय के अनुपात क्या होंगे, क्रय और विक्रय के अनुपात क्या होंगे। ठीक है, तो ये दो सवाल भी आपको, दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने कि इनका आंसर क्या